आ जाओ भाई। ये वही पेपर है जो 2012 का हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे और पहले 12 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और ये पूछा गया है द मेथड फॉर डोज एडजस्टमेंट आर बेस्ड ऑन एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ डॉट 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 इन इम्पेयर्ड रीनल पेशेंट। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई पेशेंट है और उस पेशेंट की रीनल फंक्शन यानी किडनी फंक्शन सही नहीं है, तो ऐसे केस में, क्योंकि आपको पता ड्रग किडनी के अंदर यूरिन बनता है और उसके थ्रू ड्रग यूरिन के अंदर बहुत सारी ड्रग आपकी बॉडी से बाहर एलिमिनेट होती, बाहर जाती। लेकिन यदि किसी पर्सन का किडनी फंक्शन सही नहीं है तो ऐसे केस में वो ड्रग जो किडनी के थ्रू और यूरिन में एलिमिनेट होती हैं उनकी डोज को हमें मॉडिफाई करना होगा। तो उस डोज का जो एडजस्टमेंट है वो किस बेसिस पे करेंगे, तो आपके पेशेंट के जो रीनल क्लियरेंस है उसके बेसिस पे करेंगे। सीधी सी बात है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए। दोबारा से देखिए इस क्वेश्चन को। इसने पूछा है कि डोज एडजस्टमेंट करना है और इम्पेयर्ड रीनल पेशेंट, ऐसे पेशेंट जिनका रीनल फंक्शन किडनी फंक्शन क्या है, इम्पेयर है, डिस्टर्ब है, तो इनके लिए डोज का एडजस्टमेंट करते वक्त आप क्या देखेंगे? तो क्या देखेंगे? उनकी क्लियरेंस यानी रीनल क्लियरेंस जो है उसको देखेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सपेक्टोरेंट आर यूज्ड इन। तो ये एक्सपेक्टोरेंट जो है ये प्रोडक्टिव कफ में काम में लेते हैं। एंड तो यहाँ प्रोडक्टिव कफ आएगा। एंड एंटीटूसिव ड्रग जो है वो ड्राई कफ सूखी खांसी में काम में लेते हैं, क्योंकि खांसी दो टाइप की है, एक प्रोडक्टिव जिसमें बलगम आता है और दूसरी क्या, ड्राई सूखी खांसी। तो एक्सपेक्टोरेंट आर यूज्ड इन प्रोडक्टिव कफ, जबकि एंटीटूसिव ड्रग आर इन क्या है, ड्राई कफ। तो आंसर क्या हो गया? सी। यदि मैं आपसे पूछूं जो कोडीन और फोलकोडीन है वो किस में आती है, तो वो एंटीटूसिव ड्रग जो है वो होती। इसी तरह से जैसे मैं कहूँ पोटेशियम आयोडाइड है, ये क्या है, ये सेलाइन एक्सपेक्टोरेंट कैटेगरी के ड्रग है। इसके बाद में आइए क्वेश्चन नंबर क्या है 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 में चलिए, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिवर्सेबल फिनोमिना इन इमल्सन। तो इमल्सन की रिवर्सेबल फिनोमिना कौन सी है? तो देखो इसमें से आपको इन तीनों में से ही कोई ऑप्शन चूज करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इतना परफेक्ट नहीं, लेकिन फिर भी हमें आंसर निकालना ही पड़ेगा। और यहाँ मैं बात करूँ कि देखो एक इमल्सन के अंदर क्या होते हैं, ग्लोब्यूल जो है वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस में होते हैं। ऐसे इमल्सन में ड्रॉपलेट या ग्लोब्यूल इक्वल डिस्टेंस में होते हैं और ये ग्लोब्यूल समय के साथ में एक दूसरे के पास आ जाते हैं और ग्लोब्यूल पास आते हैं, उस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, फ्लोकुलेशन। और फिर बड़े ग्लोब्यूल बन जाएंगे, उसको बोलते हैं कोलिसेंस। और उसके बाद में ये बड़े ग्लोब्यूल या तो इमल्सन है, यदि ये ऑयल के हुए तो ऊपर पहुंच जाते हैं, इसको बोलते हैं, यदि ऊपर पहुंचे तो अपवार्ड क्रीमिंग, और यदि वाटर के हैं तो नीचे जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड क्रीमिंग। तो ये जो एक इमल्सन है उसके अंदर यदि ग्लोब्यूल पास पास आ जाएं तो आप क्या बोलते हैं, फ्लोकुलेशन। और यदि दो ग्लोब्यूल फ्यूज होके बड़ा बनाने उसको बोलते हैं कोलिसेंस। और ग्लोब्यूल यदि ऊपर पहुंच जाए या नीचे इसको बोलते हैं क्रीमिंग। और एक इमल्सन में क्रीमिंग तक यदि प्रॉब्लम होगी तो भी इस इमल्सन को हम एजिटेट करके, इसके अंदर रोड ऐड करके, इसको एजिटेट करके या होमोजेनाइजर से वापस से इसको हम क्या है, करेक्ट कर सकते हैं, इसको वापस से स्टेबलाइज कर सकते हैं। लेकिन एक इससे आगे बढ़े तो इमल्सन ब्रेक हुआ, उसको स्टेबलाइज नहीं कर सकते। इसलिए यदि ये स्टेबिलिटी के हिसाब से पूछ रहा है तो एक इमल्सन की रिवर्सेबल फिनोमिना कौन सी है? देखो क्रैक और ब्रेक हो गया तब तो ये इरिवर्सेबल है और नन इसका हो नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या है, सी, क्रीमिंग। हालांकि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो फेज इन्वर्जन है इसके अंदर O/W का
यदि W/O और वाइस वर्सा होता है, इसको बोलते हैं फेज इन्वर्जन। तो क्वेश्चन थोड़ा सा परफेक्ट नहीं है, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट आंसर कि यदि क्रीमिंग किसी इमल्सन में होगी तो रिवर्स करके उस इमल्सन को वापस से हम स्टेबलाइज कर सकते हैं, इसलिए मैंने मोर अप्रोप्रिएट आंसर क्रीमिंग चुना है। बाकी क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी एरर मुझे लग रही है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। इसमें क्या है, वेनिशिंग क्रीम और कोल्ड क्रीम आर द एग्जाम्पल। याद रखना है, वेनिशिंग क्रीम जो है वो होती हैं ऑयल इन वाटर, जबकि कोल्ड क्रीम और सर्दियों में हम जैसे ऑयल लगाते हैं वैसे कोल्ड क्रीम में ऑयल क्या होती है, आउटर फेज W/O इमल्सन होती हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या लग रहा है, O/W का मतलब ऑयल इन वाटर, तो ये वेनिशिंग क्रीम है, जबकि कोल्ड क्रीम W/O वाटर इन क्या है, ऑयल, ये। तो इसका आंसर है A। इसके अलावा यदि आप याद करना चाहें तो जो वेनिशिंग क्रीम है ये वेनिश्ड हो जाती, गायब हो जाती, और वेनिशिंग क्रीम का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है स्टीरिक एसिड। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्टीरिक एसिड जो है ये कौन सी क्रीम का इम्पोर्टेंट या एसेंशियल कंपोनेंट है। तो वेनिशिंग क्रीम गायब हो जाती और आपके चेहरे पे एक वाइट शाइनिंग आ जाती है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टीरिक एसिड प्रेजेंट है, उसकी वजह से। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर, और क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, कॉकलियर मैग्नम, क्या है, कॉकलियर मैग्नम बिस इन डाई, कॉकलियर मैग्नम बिस इन डाई सुमेंडो मीन्स, यानी ये क्या दिया गया है, ये आपको एक लैटिन टर्म जो है वो दिए। तो आपको कुछ लैटिन टर्म्स जो हैं उनको देखो याद करना है, तभी इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आप कर पाएंगे, तभी ये क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। तो देखो मैं अलग अलग ये वर्ड आप जानते हैं, पूरी टर्म नहीं जाने तो कुछ को देखें, जैसे बिस एंड डाई। बिस इन डाई का मतलब है दिन में, बिस इन डाई, कई बार बाई इन डाई, इसका मतलब होता है दिन में 2 बार। हालांकि इसने सब में ट्वाइस इन ए डे, ट्वाइस इन ए डे सब में रखा है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। सुमेंडो का मतलब है टू बी टेकन, इसका मतलब क्या होता है, टू बी टेकन। तो टू बी टेकन, सुमेंडो टू बी टेकन। एक होता है यूटेंडस, उसका मतलब होता है टू बी यूज्ड, तो यूज से यूटेंडस, उसका मतलब टू बी यूज्ड। और सुमेंडो का मतलब याद कर लें, क्योंकि ये तो नहीं, लेकिन इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो हम लगा सकते हैं सुमेंडो या सुमेंडस का मतलब टू बी टेकन। तो देखो टू बी टेकन, टू बी टेकन, टू बी टेकन सब में डाल दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है। बाई इन डाई का मतलब दिन में 2 बार, ये भी इसने सभी ऑप्शन में डाला है। तो फिर आपको कॉकलियर मैग्नम का मतलब पता होना चाहिए, और इसका मतलब होता है टेबल स्पूनफुल। तो इसका आंसर क्या है, ए, पहला इसका आंसर है। इसके बाद में आइए क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 एक इजी और कॉमन क्वेश्चन है कि अल्कोहल जो है इतना परसेंट है, तो स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इसको क्या लिखेंगे। तो देखो आपको याद रखना है 57.1%, 57.1% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम अल्कोहल होता है, इसको प्रूफ स्पिरिट बोलते हैं, और ये उससे क्या है ज़्यादा 57.77 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ओवर प्रूफ, क्योंकि ये प्रूफ स्पिरिट से क्या है, अबव है। तो इसका आंसर जाएगा ए। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में एक प्रिस्क्रिप्शन आपके सामने है, और प्रिस्क्रिप्शन में देखो क्यूनिन हाइड्रोक्लोराइड और सोडियम सैलिसिलेट है, सोडियम सैलिसिलेट है, और ये कह रहा है कि इस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर किस टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी होगी। तो यदि आपको इनकम्पैटिबिलिटी बेसिकली 3 टाइप की होती हैं, एक फिजिकल, एक आपका क्या है केमिकल, और एक क्या है थेरापेटिक, ये होती हैं। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी एग्जाम्पल बहुत सीमित हैं। थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब ये होता कि प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है उसमें यूजुअली किसी तरह का रॉन्ग कॉम्बिनेशन
रॉन्ग डोज, रॉन्ग रूट होता है, वो थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी में आता है। जबकि ये तो क्या है, ये तो एक प्रिस्क्रिप्शन बनानी है। तो और यदि आपको लगे कि थेरापेटिक नहीं है, क्योंकि थेरापेटिक का मतलब प्रेस्क्रिप्शन में कोई एरर है, वो थेरापेटिक में आएगी, जिसमें डोज अलग हो, रूट अलग हो, कॉम्बिनेशन ठीक नहीं हो, ये या कोई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग लिख दिए। और फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी आपको खुद ही पढ़नी होगी, मैं यहाँ इतनी डिस्कस नहीं कर सकता, वो लिमिटेड है। इन दो टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी को रखेंगे और आपको पता लग जाए दोनों में नहीं है, तो वो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी का आंसर ज़रूर होगा। क्योंकि केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी आप याद भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई लाखों की संख्या में हो सकती हैं, तो इसको याद करना मुश्किल है। तो यहाँ आपको यही देखना होगा कि थेरापेटिक है या आपकी फिजिकल है। यदि दोनों नहीं है तो फिर आंसर पक्का क्या है, केमिकल है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में आइए। 20 में लिखा है एबोजेट, आइसोजेट, यूक्टिजेर, ये जो है किस मेडिसिन के प्रोप्राइटरी नेम है। तो जो ये क्या है, प्री फिल्ड डिस्पोजेबल सिरिंज आती हैं, क्योंकि जिस तरह से दवाई जो है आपको पता है बोटल्स में फिल आती है, आजकल जो कंपनी है और जो स्पेशली जिस दवाई की डोज का बहुत एक्यूरेट कैलकुलेशन चाहिए या जो इमरजेंसी में हमें चाहिए होती है, तो ये मैं सिरिंज बना रहा हूँ। तो ये मान लो एक सिरिंज है और सिरिंज में आपने दवाई भरी और पहले से भरी हुई जो सिरिंज है उसमें दवाई पहले से ऑलरेडी फिल्ड है और ये पूरा सिस्टम क्या पैक होके आता है। तो नर्स और डॉक्टर को जब भी कोई इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट है तो तुरंत से इस पैकिंग से इस सिरिंज को निकाला, इस सिरिंज में पहले से दवाई भरी हुई है, सॉल्यूशन है, और डायरेक्टली क्या है, इंजेक्ट कर दिया। तो ये प्री फिल्ड सिरिंज, जैसे एबोजेट है, ये एड्रेनलिन की एक प्री फिल्ड सिरिंज आती है। और एड्रेनलिन आपको पता है जब भी किसी का हार्ट रुक जाए तो कार्डियक अरेस्ट की ड्रग ऑफ चॉइस है, और किसी का हार्ट रुक जाए और नर्स यदि एड्रेनलिन की दवा को सिरिंज में भरेगी, लगाएगी, तब तक तो पेशेंट चला गया। इसलिए क्या है, यदि प्रीफिल्ड सिरिंज हो तो तुरंत से डायरेक्टली हमें क्या करना है, इंजेक्ट ही करना है। और प्रीफिल्ड सिरिंज में प्रोडक्ट क्या है, बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर होके आएगा, उसमें कोई वॉल्यूमेट्रिक एरर जो है वो भी नहीं होगा। तो ये एक आध नाम आपको याद कर लीजिए, है ना। और कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो आपके लिए नए ही होते हैं हमेशा। इसके बाद में है व्हाट आर नोन एज बाल्सम। बाल्सम क्या है, तो बाल्सम जो है ये आप कहेंगे रेजिन और जो ऑयल है उनका क्या है, मिक्सर है। तो रेजिन और ऑयल का जो मिक्सर है वो क्या है, बाल्सम है। तो ये रेजिन डिजोल्व इन वोलेटाइल ऑयल, आंसर क्या है, ए। दूसरा आपको याद करना है, बाल्सम के अंदर बाल्समिक एसिड होते हैं, और बाल्समिक एसिड कौन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। तो आपको बताना है बेंजोइक एसिड, और दूसरा एसिड मैं लिख रहा हूँ दैट इज़ सिनामिक एसिड। तो बेंजोइक एसिड और आपका सिनामिक एसिड जो है ये क्या है, ये बाल्समिक एसिड होते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है। और बाल्सम क्या है, रेजिन का और वोलेटाइल ऑयल का एक मिक्सर जो है वो होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वोलेटाइल ऑयल कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सर ऑफ। वोलेटाइल ऑयल में किसका मिक्सर है। एक तो याद रखना वोलेटाइल ऑयल में एसेंस होता, खुशबूदार होते हैं, इसलिए जो वोलेटाइल ऑयल हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं दे आर एसेंशियल ऑयल। याद रखना क्योंकि इनमें एसेंस होता है तो ये एसेंशियल ऑयल है। और वोलेटाइल ऑयल में किसका मिक्सर है, तो इसके अंदर क्या है, टर्पीन्स होंगी। इनमें एलिफेटिक, साइक्लिक मोनो और सेस्क्यूटर्पीन और फिनाइल प्रोपेन डेरिवेटिव जो है ये प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर सी है, इसमें समझाने का कोई विशेष नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ये है हाउ टू एक्सट्रैक्ट द एल्कलॉइड इन मिनरल साल्ट फ्रॉम मिनरल साल्ट फॉर्म। एक एल्कलॉइड को मिनरल साल्ट की फॉर्म में प्लांट से कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो उस एल्कलॉइड को हम मिनरल एसिड के साथ में शेक करेंगे, हिलाएंगे, तो ऐसे केस में क्या है, इसका एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। इसके बाद में आइए क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में है एल्कलॉइड आर नेचुरली एक्टिंग कंपाउंड।
ये तो हम जानते हैं। विच कंटेन, उनकी स्ट्रक्चर में एक या उससे ज़्यादा नाइट्रोजन होते हैं। और ये जो एल्कलॉइड हैं और जो ट्रू एल्कलॉइड है, इनकी स्ट्रक्चर में एक नाइट्रोजन होगा कम से कम, जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर होगा। तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग नाइट्रोजन कंटेन रिंग होगी, एक ट्रू एल्कलॉइड का क्राइटेरिया। और दूसरा, ये ट्रू एल्कलॉइड का सिंथेसिस किससे होता है? तो याद रखना, इनका सिंथेसिस होता है एमिनो क्या है एसिड से, एमिनो एसिड से। तो दो बातें याद रखें, ट्रू एल्कलॉइड जो है उसका सिंथेसिस एमिनो एसिड से होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा, एल्कलॉइड के अंदर एक हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग क्या होती है? रिंग होती है। उसी के हिसाब से इसका आंसर ढूंढिए। तो इसका आंसर है ये डी, वन और मोर नाइट्रोजन एटम ओरिजिनेटेड। ये एस का मतलब एटम, यानी एटम्स हो सकते हैं, कई हो सकते हैं। तो एक या उससे ज़्यादा नाइट्रोजन एटम होंगे, ओरिजिनेटेड फ्रॉम क्या है? एमिनो एसिड, जो एमिनो एसिड से ओरिजिनेट हुए हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में, व्हाट डू यू डू फॉर गेटिंग एल्कलॉइड इन बेस फ्रॉम द प्लांट मटेरियल? तो एल्कलॉइड को प्लांट मटेरियल से एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर ये याद करना ही है कि मेकिंग ए एक्सट्रैक्ट विथ सम बेस, और फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ में एक्सट्रैक्ट करेंगे। काम की बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो एल्कलॉइड हैं उनका एक्सट्रैक्शन करेंगे, तो एक्सट्रैक्शन के लिए जो सॉल्वेंट काम में लेंगे वो क्या है? बेंजीन। बेंजीन काम में ले सकते हैं, या इसके लिए हम क्या है? क्लोरोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं CHCl3। तो क्लोरोफॉर्म और बेंजीन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं और इनको एल्कलॉइड एक्सट्रैक्ट करने के काम में लेते हैं। दूसरा, मैं ये भी बता सकता हूँ कि एल्कलॉइड एक्सट्रैक्शन का जो मेथड होता है उसका नाम होता है, कौन सा नाम होता है? उसका नाम होता है दैट इज स्टास ओटो मेथड। हालांकि आपको कन्फ्यूजन दूर कर दूं, स्टास ओटो मेथड ये ग्लाइकोसाइड के आइसोलेशन में भी काम आता है और ये एल्कलॉइड के आइसोलेशन में भी वर्क करता है, स्टास ओटो मेथड। और मैंने कहा एल्कलॉइड को प्लांट से एक्सट्रैक्ट और आइसोलेट करने के लिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिसमें बेंजीन और क्लोरोफॉर्म कॉमनली काम में लेते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26 में, चूज द राइट स्केलेटल फॉर सिंकोना एल्कलॉइड। सिंकोना एल्कलॉइड में कौन सा रिंग सिस्टम होता है ये पूछ रहा है। तो हमें पता है क्यूनोलिन डेरिवेटिव होते हैं, क्यूनोलिन रिंग होती है। ये तो इजी क्वेश्चन है। तो देखो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, कुछ आपको समझ में नहीं आएंगे, इजी होते हैं लेकिन समझ में नहीं आते, ऐसा होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ें, लाइट मूड में पढ़ें, आ जाता है।